हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में बुक नंबर 3 पेपर नंबर 3 के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में टोटल बच्चों 3 टॉपिक हैं, उसके बारे में बता दूं आपने क्या क्या कवर अप कर लिया। एक आपकी यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं बीएससी थर्ड ईयर की, पहले बात करने जा रहा हूं मैं बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात करने जा रहा हूं मैं। बीएससी नॉर्मल थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर वालों के जो मेनली हम यूनिट कवर कर चुके हैं, यूनिट नंबर 5, इसका नाम क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। विलियन की पूरी यूनिट हम कर चुके हैं। इसके जो भी 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बचेंगे उसके नोट्स मैं आपको देने वाला हूं बच्चों। नोट्स आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आती है यूनिट नंबर आपकी 3 आती है। यूनिट नंबर 3 कौन सी हमने कवर अप की है? यूनिट नंबर 3 हमने कवर अप की है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी 2 चैप्टर पेंडिंग है, एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब 3 टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। वो बता दूं आपको, हमने फर्स्ट जो टॉपिक इसका जिसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम कर चुके हैं। सेकंड वन हमारा जो पेंडिंग है उसका नाम क्या है बच्चों? उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये वाला टॉपिक हमारा अभी पेंडिंग पड़ा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड थर्ड वन नाम है उसका, थर्ड टॉपिक जो हमारा पेंडिंग पड़ा है उसका नाम क्या है बच्चों? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पेंडिंग है। ये 2 टॉपिक एक बार ही मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, अभी 2 टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये दोनों के दोनों टॉपिक डिफरेंट टाइप की हैं, बिल्कुल नए हैं, एकदम फ्रेश हैं। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, फर्स्ट टॉपिक। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और रोटेशनल से भी बनते हैं, वाइब्रेशनल से भी बनते हैं। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं बात कर रहा हूं बीएससी थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, है ना, बीएससी थर्ड ईयर नॉर्मल की बात कर रहा हूं। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। यूनिट नंबर 2 यानी आपकी तीसरी यूनिट स्टार्ट होने जा रही है आज। क्योंकि ये यूनिट छोटी है, इसको पहले कवर अप करते हैं, इसको अपने खत्म करते हैं। उसके बाद मैं आऊंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, उसके बाद आऊंगा मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। उसके बाद जो आपकी यूनिट जो बचती है वो है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट आप बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ चुके थे, एंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आपको मैं करवाने वाला हूं। यूनिट नंबर 5 है। उसके बाद यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट बचती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स काफी अच्छी यूनिट है। क्वांटम मैकेनिक्स काफी बड़ी भी है और काफी मतलब इंटरेस्टिंग भी है क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको बेसिकली 3 यूनिट्स तैयार करनी है, ये मेरा आपको सजेशन है। यूनिट नंबर 4 है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, यूनिट नंबर 1 है क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट नंबर 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड यूनिट नंबर 5 है सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से आपकी 5 यूनिट कवर होती है। यूनिट नंबर 2 जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत। इस तरीके से आपकी 5 यूनिटें कवर होती है, जिसमें से हम अपने को बेसिकली 3 यूनिटें पक्की तैयार करनी है। और बात रही नोट्स की, तो सॉल्यूशन चैप्टर के मैं नोट्स डालने वाला हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स मैं आपको दे चुका हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स आपको मैं दे चुका हूं। बात करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बात करते हैं। बीएससी बीएड थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, बीएससी बीएड थर्ड ईयर की बात करूं, अगर इनके सिलेबस की बात करें, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस की बात करें, तो इनके जो सिलेबस में बेसिकली चैप्टर है वो एक तो क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर है। क्वांटम मैकेनिक्स जिसको यूनिट फर्स्ट बोल सकते हैं आप, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स। और एक सेकंड जो यूनिट है वो एमओटी है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में भी है ना। सेकंड यूनिट का नाम क्या है? एमओटी। उसके बाद जो आपकी यूनिट आती है सिलेबस के अंदर, अगर उसकी बात करें तो उसके बाद आपकी यूनिट आती है थर्ड नंबर फोटोकेमिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूं बीएससी बीएड थर्ड ईयर की, फोटोकेमिस्ट्री। इसके अंदर चैप्टर 2 है, एक चैप्टर ए है फोटोकेमिस्ट्री और एक चैप्टर बी और है। वो ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन चैप्टर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो फोटोकेमिस्ट्री से बनते हैं। फोटोकेमिस्ट्री यानी प्रकाश रसायन से बनते हैं। उसके बाद आपकी 4th यूनिट जो आती है ना, वो आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आपके
स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट फर्स्ट तो आता है यूनिट 4 के अंदर, और पार्ट सेकंड जो आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो आता है यूनिट 5 के अंदर। मतलब आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है सिलेबस के अंदर, उसमें से मैं एक चैप्टर आपको करवा चुका हूं। इसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं और इसके अंदर मैं आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं और ये पेंडिंग है। उसके बाद यूनिट जो 5th नंबर स्टार्ट होगी वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। उसके अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अनदर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। मतलब आपकी 2 यूनिटें तो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड है। 2 यूनिटें आपको क्या कवर करना है बच्चों, जिसकी मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं आप नोट भी कर रहे हो, अच्छी बात है। प्लस मैं भी आपको नोट्स दूंगा, आप चिंता मत करना। लास्ट में मैं भी आपको इसके 5 ईयर्स ओल्ड प्रोवाइड करवाऊंगा हिंदी मीडियम के अंदर एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर। उसके अलावा आपको मैं इसके नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो ये पूरी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। हिंदी मीडियम में आपको सिर्फ 5 ईयर मिलेंगे, ओके, और हिंदी मीडियम में जो आपको ओनली 5 ईयर मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। बच्चों एनी कोई डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, ये आपका सिलेबस कवर करते हैं। और एक बात और बता दूं, जो बीएससी 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, इनका श्योर है कि अभी तक इनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए हैं। अब बीएससी 3rd ईयर वालों को ऑफलाइन के लिए एलिजिबल कर दिया है। बीएससी बीएड 3rd ईयर वालों को भी ऑफलाइन के लिए एलिजिबल कर दिया है। बीएससी 3rd ईयर वालों, तुम्हारा अप्रैल तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम होने की। अप्रैल तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी कॉलेज तुम्हारे लिए ओपन हुए ऑफलाइन मोड में, तो तुम्हारे लिए कोई भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आया, तो तुम्हारे एग्जाम मान लो मई के लास्ट में होने की पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि 11th 12th के एग्जाम, जो 12th के एग्जाम हो रहे हैं वो मई में हो रहे हैं, तो तुम हिसाब लगा लो तुम्हारे एग्जाम कब होंगे। और बीएससी बीएड 3rd ईयर की बात करो तो इनके एग्जाम जून तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनके एग्जाम जून तक हो जाएंगे। जून के बाद पॉसिबिलिटी बनती है। मैं सारी बात पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, मतलब पक्का नहीं है कि ऐसा ना हो कि तुम मेरी बात को पक्का मान लो, लेकिन ये एक आइडिया लगा सकते हैं। जब तक इनके एग्जाम तो बीएड के एग्जाम तो बीएससी के बाद ही होते हैं। मैं बीएससी 3rd ईयर की बात करूं तो अप्रैल तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बच्चों कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज और, आपको वीडियो लेक्चर मिलने बंद नहीं होंगे। चाहे आप ऑफलाइन मोड में आ रहे हो तो ऑफलाइन मोड में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब मैं बंद नहीं करूंगा। तो आपकी वो बनते रहेंगे। मैं जानता हूं कि सारे बच्चे कॉलेज नहीं आने वाले हैं, है ना। तो अब ये क्लासेस लगाओ, आपको प्रॉपरली लेक्चर मिलेंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एमओटी शुरू करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, यानी अनुकक्षक सिद्धांत स्टार्ट करने जा रहे हैं। अनुकक्षक सिद्धांत। बच्चों आपको ध्यान हो, आपने पहले एक वीबीटी थ्योरी पढ़ी हुई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वीबीटी थ्योरी आई थी जो आपने बीएससी 1st ईयर के अंदर पढ़ी थी। सभी बच्चों ने पढ़ी थी बीएससी 1st ईयर के अंदर। इसका नाम था वैलेंस बोर्न थ्योरी। सिंपल सी बात करने जा रहे हैं, वैलेंस बोर्न थ्योरी, जिसको बोलते हैं अपने संयोजकता बंध सिद्धांत। ये थ्योरी जो दी थी ना, वो थ्योरी किसने दी थी? हिटलर और लंदन ने दी थी। हिटलर और लंदन ने मिलकर के दी थी। ये दोनों साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंदन, इन्होंने मिलकर के ये थ्योरी को गढ़ा था। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था, हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था। ये थ्योरी बताती क्या है? इसका नाम में देखो, नाम में ही इसकी बात छुपी हुई है, इसका मीन छुपा हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर हम बात करें, आपको पता है कि कोई भी एटम है ना, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। इज द अराउंड ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उस जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपने उसको बोलते हैं शेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये शेल नंबर 1 है और ये शेल नंबर 2 है। अगर मैं बात करूं इस एटम के बिहाफ पे, तो इस एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, यानी बाह्यतम कोश बोलते हैं हिंदी में बात करें तो। और इसको क्या बोलते हैं? इसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है।
वैलेंस शेल भी कहा जाता है। बच्चों आपको पता है कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड शेल के अंदर 1 2 3 4। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन में बंध बनाने में भाग लेते हैं। अगर ये बंध क्यों नहीं बनाएंगे, बंध क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट फॉर ऑक्टेट, यानी अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, अन्य 4 एटम्स के साथ क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन और दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इसके पास 4 हाइड्रोजन भागे भागे आएंगे और वो क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी दे देंगे, है ना, स्टेबिलिटी दे देंगे इसको। और इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इधर से इनका क्या कंप्लीट हो गया बच्चों, इधर से इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इधर से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इधर से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर से इसका भी डुप्लेट। लेकिन आज तक एक बात समझ में नहीं आई बच्चों कि हम ये बात क्यों करते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ऐसी बात क्यों बोली जाती है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर फटाफट बताओ कि फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों फिल किए जाते हैं। वाई फिलिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वाई फिलिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल, या ऑक्टेट रूल ही क्यों बना, ऑक्टेट रूल क्यों बना? ये बात समझ में नहीं आई बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं आपका। फिर आगे अपनी एमओटी की तरफ बढ़ते हैं वीबीटी से, जल्दी फटाफट। हां बच्चों, इसका मतलब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने का कारण क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही ये हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है बच्चों, है ना। बात समझ नहीं आपको? अगर मैं हीलियम की, यहां हीलियम की तरह इसने जैसे ही विन्यास धारण किया, कॉन्फ़िगरेशन गेन किया, तो ये स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हीलियम के बाद इसका ये जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात करते हैं कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल करने होते हैं। जैसे ही यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। 8 होते ही ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। लेकिन ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ही 2 + 8 कितने होते हैं, 10। यानी इसने नियॉन की तरह क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, स्थायी हो गया, इसलिए ऑक्टेट रूल बना। इसलिए बोला गया कि 8 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 मतलब ऑर्गन, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में लेते हैं पार्टिसिपेट। तो उसका नाम पड़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बताती है ना, वो क्या बोलती है कि कोई भी एटम जो है ना, जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। वो कहता है, हाइड्रोजन कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं और दूसरा हाइड्रोजन कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। अपने दोनों भाई मिलकर के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं और साझा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं 50-50% पार्टनरशिप। तो इसका मतलब साझे से जो बंध बनता है, जो पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बनता है, उसको बोला जाता है सहसंयोजक बंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है बच्चों। हाँ, और कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ही वीबीटी थ्योरी आई। वीबीटी थ्योरी क्या बताती है कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म ए बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बना। तो बॉन्ड कैसे बना बच्चों, ओवरलैपिंग से बना। और क्या बताता है वीबीटी, अगर जहां पर ओवरलैपिंग फेल होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग जो ना वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, द्विपरमाणविक के लिए ही एप्लीकेबल है। और सेकंड बात करें यहां ओवरलैपिंग फेल होगी, तो सेकंड बात करें अगर ओवरलैपिंग या अतिव्यापन फेल हो जाता है, कहां पर, CH4 जैसे मॉलिक्यूल के अंदर, CH4 के अणु को समझाने के लिए अतिव्यापन नहीं समझा सकते। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एक नई थ्योरी वीबीटी के अंदर ही डेवलप हुई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही एक नई बात निकल के आई, जिसको बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया, है ना। इसको संकरण बोला गया। जो संकरण इंट्रोड्यूस हुआ, कि संकरण बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि
कैसे ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, कैसे कक्षकों का निर्माण होगा, और कक्षकों का निर्माण करते ही कैसे बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस दो तरीके हैं हमारे पास वीबीटी के अंदर। एक तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाओ जो कि द्विपरमाणविक संरचनाओं के लिए अति उपयोगी हैं, लेकिन बहुपरमाणविक पर एप्लीकेबल नहीं होती। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो अच्छी है, लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद फिर ये आया हाइब्रिडेशन। इसको दिया किसने दिया? पॉलिंग व सलेटर ने दिया। हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया? पॉलिंग व सलेटर ने। मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं, ये बेसिक मैं क्लियर क्यों करवा रहा हूं फटाफट, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है आपके। मेरी बात समझ में आई बच्चों कि एक्चुअल में वीबीटी क्या बताती है? सहज संयोजक बंध कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी देती है। क्यों बनता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। कैसे बनता है? बाय द मेथड ऑफ ओवरलैपिंग, बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा या अतिव्यापन के द्वारा। तो दो बातें बताता है वीबीटी। वीबीटी बताता है, क्या बताता है? अतिव्यापन को बताता है। वीबीटी कैसे बनेगा बंद? अतिव्यापन से और संकरण से। दूसरी बात, ये क्यों बनता है? वाई? तो गेन स्टेबिलिटी, टू गेन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये बनता है ना। और वीबीटी इसको एक्सप्लेन किया, वीबीटी ने इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की, वीबीटी ने इसकी एंगल को, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन किया, वीबीटी ने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारी बातों के बारे में डिस्कस किया, है ना। उसके बाद थ्योरी आई एमओटी। एमओटी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही हमारी यूनिट का नाम है, आणविक कक्षक सिद्धांत इस थ्योरी का नाम है। ये भी थ्योरी जो आई वो कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आई, कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आई। वी नो दैट कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आई। लेकिन वीबीटी में क्या होता था? अगर वीबीटी की बात करें तो वीबीटी में क्या होता था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दो परमाणविक कक्षक आपस में क्या होते थे? जैसे मान लो यहां वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसका नाभिक, इसका नाभिक, इसका नाभिक दूसरे नाभिक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, यानी दे रिपेल टू ईच अदर। इसका इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे? दे रिपेल टू ईच अदर, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को और इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के द्वारा क्या होगा? आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से आकर्षण प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन अट्रैक्शन चलता रहता है। और एक ऐसा इक्विलिब्रियम आता है, एक ऐसी साम्य अवस्था आती है जब दोनों ऑर्बिटल पास पास आ जाते हैं और इनके बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम स्टेबल, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है जहां पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल समान हो जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं, और एक सांझे के द्वारा, एक पार्टनरशिप के द्वारा एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको क्या बोला गया? कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया। और ये कैसे हुआ? अतिव्यापन से हुआ। तो इसका मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई। सुनते जा रहे हो? दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई, है ना। लेकिन तुमने एक बात समझ में आई कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, लेकिन इन्होंने बनाया क्या? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की। वीबीटी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस एटॉमिक ऑर्बिटल की, इस परमाणविक कक्षकों की अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अस्तित्व हूबहू बना रहता है, इनकी एंटाइटी बनी रहती है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जब बात करें, अगर हम बात करें एमओटी के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, अगर हम बात करें आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर, तो इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। आपको याद होगा, अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो बनता है लोअर एनर्जी का, एक बनता है हायर एनर्जी का। इस तरीके से बनता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है लोअर एनर्जी का और एक बनता है हायर एनर्जी का। तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जैसे ही परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण हुआ, वैसे ही आणविक कक्षकों ने यानी परमाणु कक्षकों ने अपने अस्तित्व को खो दिया, अपने अस्तित्व को खो दिया। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन वहां नहीं होती थी। ये बेसिक डिफरेंस है एमओटी और वीबीटी के अंदर। बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आपको नोट्स नहीं बनाने, कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं वीडियो देख के नोट्स बनाऊं। एमओटी के अंदर आपको वीडियो देख करके कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ बातें समझनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो समझना है। जैसा सीबीएच में दे रखा है, जैसा पी भाषचंदानी में देखा, आपको हूबहू वैसा याद करना है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बुक में दे रखा है बुक में वैसा पढ़ लो बस, क्योंकि वो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। एमओटी जो है ना, जो आपकी एमओटी थ्योरी है बच्चों, सुन लो, इसके नोट्स नहीं बनाने आपने। आपको सिर्फ 5 साल वाले पेपर मिलेंगे, उसको पढ़ना और सिर्फ बुक से पढ़ना। तो इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी, आपको समझना है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना कि एमओटी और वीबीटी में मैं डिफरेंस कर रहा हूं कि एमओटी भी क्या बताती है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताती है, सहज संयोजक बंध कैसे बनता है, और वीबीटी क्या बताती है, सहज संयोजक बंध कैसे बनता है। लेकिन एमओटी में क्या होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से, दो परमाणु कक्षकों से मिलकर क्या बनता है, दो आणविक कक्षक बनते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है लोअर एनर्जी का होता है, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर का होता है, एक होता है उच्चतम ऊर्जा स्तर का। इसको बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक, इसको बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अगर आपको याद हो तो ऐसे बनते थे, ये देखो ऐसे बनते थे बच्चों, याद है आपको, है ना। इसको बोलते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बंधी आणविक कक्षक। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अगर दो ऑर्बिटल मिलकर के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधी आणविक कक्षक, और ये बंधी आणविक कक्षक, ये तो बंध बनाने के फेवर में होते हैं, ये बंध बनाने के फेवर में नहीं होते। इस तरीके से जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी खत्म हो गई, है ना। तो इस तरीके से बनते हैं। लेकिन एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल के करैक्टर खत्म हो जाते हैं, यानी इसके करैक्टर खत्म हो गए। लेकिन वीबीटी के अंदर ऐसा नहीं होता। यहां तक बात समझ में आई? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, जो हमने अभी बातें की है। अब टॉपिक क्या शुरू करने जा रहे हैं अपने, ये सारी बातें मैंने पहले क्या बताई, बेसिक बातें बताई। अब मैं क्या बता रहा हूं, एमओटी के बेसिक प्रिंसिपल, एमओटी के मूलभूत सिद्धांत। हेडिंग डाल लो बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल्स यानी आणविक कक्षक सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत। पहला करैक्टर क्या आता है, पहला सिद्धांत क्या आता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। दो परमाणु कक्षक मिलकर के दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही, लिखते जाओ बच्चों, सिंपल आपने नोट्स बनाने तो आप नोट्स रफली बनाना अंडरस्टैंडिंग के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही, फॉर्म होते ही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते ही एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी या परमाणु कक्षकों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी का मतलब होता है अस्तित्व, एंटाइटी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। पहली बात हमने सीखी आज, बेसिक फिनिश हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते ही बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल की एंटाइटी, अस्तित्व, परमाणु कक्षकों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो सेकंड पॉइंट बच्चों, आपको पता है कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ वेव फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर हम क्या करते हैं कि बच्चों आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणविक कक्षों के अंदर, परमाणविक कक्षकों के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और पार्टिकल का आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल भी माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को कण भी कहा जाता है ना। और आपको पता है कि कण जो होता है, पार्टिकल जो होते हैं, डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी। डी ब्रोगली हमें क्या बात बताई थी कि पार्टिकल जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्यूल नेचर का होता है, वो ड्यूल नेचर का होता है। एक तो होता है वो कणीय नेचर का, एक होता है वो वेव नेचर का, यानी तरंगीय प्रकृति का होता है। सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बातें बता रहा हूं आपको मैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने एक बात बताई थी अपने को कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कण की तरह व्यवहार भी करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और तरंग की तरह भी बिहेव करेगा। उसके अंदर दो क्या होते हैं, दो करैक्टर होते हैं, ड्यूल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। ऐसे ही बच्चों दो बात चलेंगी, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक चलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ भी होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका भी ड्यूल नेचर होता है बच्चों, इसका भी ड्यूल नेचर होता है। इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें इसका भी ड्यूल नेचर होगा। ये भी कणीय की तरह व्यवहार करेगा और वेव की तरह व्यवहार करेगा, यानी एक तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा और एक पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। मतलब इसमें भी वेव फंक्शन एसोसिएट होता है। बच्चे कहेंगे सर ये वेव फंक्शन कहां से आ गया? बच्चों मैंने क्या बताया कि ये पार्टिकल नेचर भी होता है इसमें और तरंगीय यानी वेव नेचर भी होता है। तो ड्यू टू वेव नेचर इसमें भी वेव फंक्शन जो होता है वो एसोसिएट होता है। वेव फंक्शन भी इसमें एसोसिएट होगा। मतलब मेरी बात समझे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में भी, इलेक्ट्रॉन के साथ भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव फंक्शन एसोसिएट होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट बनाएं, इसका क्या बनता है कि इसके अंदर भी फाई जो होता है वो एसोसिएट होता है। ये फाई क्या होता है, इसको साई बोलते हैं। साई क्या होता है? साई एक प्रकार का वेव फंक्शन है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो आपको साई की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करने के लिए आपको इस तरंग फलन की आवश्यकता होती है, वेव फंक्शन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने बताया अभी कि वीबीटी में भी जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कणीय प्रकृति के और तरंगीय प्रकृति के होते हैं। यानी कैसे होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पार्टिकल नेचर के भी होते हैं और वेव नेचर के भी होते हैं। उसी तरीके से आणविक कक्षकों के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये कैसे होते हैं? कणीय नेचर के और तरंगीय गति के, दोनों नेचर के होते हैं। तो इसलिए वेव फंक्शन का यूज इसमें भी किया जाता है। वही बात की मैंने। तो वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षों के लिए तरंग फलन, तो इसमें यूज किया जाता है ये, इसलिए तो जहां लिख लो वेव फंक्शन ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल। हम क्या कर रहे हैं? एमओटी के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं। उसमें ये हम उसके सिद्धांतों का मतलब उसके पोस्टुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी अभिधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड अभिधारणा हमारी कंप्लीट हुई कि यहां भी वेव फंक्शन एसोसिएट होता है, तरंग फलन एसोसिएट होता है फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों के लिए तरंग फलन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सेकंड पॉइंट। अब बात आती है कि सर ये साई होता है क्या चीज है? उसके बाद पहले तुम एक बात बता दूं कि जो साई होता है ना, साई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही ये साई एंड साई स्क्वायर, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही साई एंड साई स्क्वायर, इन दोनों को हम काउंटर डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों को हम काउंटर डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। काउंटर डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। ये सारी हम पोस्टुलेशन पढ़ रहे हैं, इसकी अभिधारणाएं पढ़ रहे हैं। सर ये बात समझने कि ये साई होता है क्या, साई का क्या मतलब है? अब बच्चों मैं तुम्हें साई के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन की ड्यू नेचर होती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। मैं वेव नेचर को लेकर चल रहा हूं, मैं उसके तरंगीय गुणों को लेकर चल रहा हूं जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साई क्या होता है? साई एक प्रकार का वेव फंक्शन है।
साई क्या एक प्रकार का, अब मैं पूरा साई को एक्सप्लेन करता हूं, समझ आना बच्चों की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंड एमओटी के अंदर आपको साई को समझना होगा। तो साई को पहले करते हैं बात कि व्हाट इज साई। इसको पहले क्या बोलते हैं, इसका नाम है वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वेव फंक्शन बोलते हैं, यानी तरंग फलन कहा जाता है, तरंग फलन कहा जाता है इनको। एक्चुअल में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर में डिफाइन करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या होता है, आपको वेव फंक्शन या उसे डिनोट करना होता है ना। अब ये साई है क्या चीज, ये साई एक प्रकार का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सर कैसे, समझ में नहीं आई बात। किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है, उसकी एनर्जी को डिफाइन करना है, उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना है, उसके वेग को, उसकी ऊर्जा को, उसकी स्थिति को, कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, सारी बातें साई बताएगा। ये एक प्रकार का मैथमेटिकली ऑपरेटर है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। इसकी हेल्प से आप कुछ भी नहीं बता सकते। आपको एक बात याद हो, हम क्या करते होते हैं, लीनियर इक्वेशन करते होते हैं मैथ्स के अंदर। y = 4x + 3 एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है ये वाला, लीनियर इक्वेशन का, है ना। जैसे अपने नहीं करते होते थे कि y = mx + c, जो कि लीनियर इक्वेशन के लिए होता है, mx + c, है ना। तो इस लीनियर इक्वेशन से एक लाइन की इक्वेशन, एक रेखीय समीकरण को कैसे डिफाइन करना है कि y एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, y अक्ष पे क्या आएगा, x अक्ष पे क्या आएगा, ये ग्राफ सीधा बनेगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका अंत्यखंड क्या होगा, इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी ढाल क्या होगी। मतलब एक पूरे ग्राफ को, एक रेखीय ग्राफ को, एक रेखीय इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेखीय समीकरण से पता लगता है। इसको बोलते हैं एक लाइन की इक्वेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैथ्स के अंदर क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन है y = 4x + 3। ये एक लाइन की इक्वेशन है जो पूरे की पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर देती है कि ये इसका इंटरसेप्ट बनेगा, ये इसका अंत्यखंड बनेगा, ये इसका स्लोप बनेगी, ढाल बनेगी। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन इक्वेशन जो है इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देती है ना, इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देती है। उसी तरीके से एक मैथमेटिकली एक इक्वेशन है, उसी तरीके से साई भी एक प्रकार का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऑल इंफॉर्मेशन होती है, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें छुपी रहती है। ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर छिपी रहती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारियां आपको साई से मिलती है। अब वो मिलती कैसे है, वो जानकारियां कौन कौन सी हैं, आप साई की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में अपने करेंगे भी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा। आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बता सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा एमओटी से हटके बात बता रहा हूं कि साई क्या चीज होती है। एमओटी में बने रहो बच्चों। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की गति को हम बता सकते हैं। तो ये ना एक्चुअल में साई जो है ना, साई इसके आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं निकाल सकते, आप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली निकाल सकते। तो साई के साथ हमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं। जैसे साई है, साई मैं बताता हूं तुम्हें। अगर मुझे क्या करना है, पहली बात तो कर रहा हूं, मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो मुझे क्या करने पड़ेगा, इस साई के साथ एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इस ऑपरेटर को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तुमको सर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहां से आ गया, ये होता क्या चीज है। जिस तरीके से आप बोलते हो कि 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो यहां पर प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है जो एक एडिशनल ऑपरेटर, जो कि योगात्मक ऑपरेटर है, जो इसका योग करने में काम आ रहा है। 2 + 2 बताता है कि ये हमें क्या पता था, तुम्हें क्या ये बात पता था कि प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ये तो हमें बचपन में सिखाया गया कि ये ऑपरेटर है भाई साहब, इसको आप जोड़ो, ये जोड़ने काम आता है। 2 + 2 4 बताता है, ये ऑपरेटर है। उसी तरीके से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिस तरीके से आप 2 × 2 क्या बोलते हैं,
4 होता है ना, उसी तरीके से ये ऑपरेटर है मल्टीप्लाई वाला, ये ऑपरेटर एडिशन वाला, उसी तरीके से एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है जो इस फाई के साथ लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बता देता है। जैसे ही आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई के साथ लगाया, ये साई क्या चीज है? साई एक प्रकार का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, जैसे ही आप इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, वैसे ही क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आ जाएगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की साथ मल्टीप्लाई करते ही। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको ये बात बताई थी हमें श्रोडिंगर ने, तो इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। ये सारी चीजें आपके बाद में काम आने वाली हैं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहेंगे इसको, श्रोडिंगर इक्वेशन भी। ये एग्जाम में आ सकता है आपके कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन और है ये। सेकंड बात मुझे क्या बतानी है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। बच्चों मैं आपसे एक डेफिनेशन पूछता हूं कि कक्षक की परिभाषा क्या होती है, ऑर्बिटल की परिभाषा क्या होती है, मुझे फटाफट बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि ऑर्बिटल की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना। जल्दी बोलो फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, कक्षक की परिभाषा बताओ, ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताओ। बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं आप, बिल्कुल। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसी को ऑर्बिटल कहते हैं बच्चों। कक्षक की परिभाषा आती होती है, डेफिनेशन आती है एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स और एमओटी मिलकर के दोनों यूनिटें मिलकर के काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही कक्षक कहलाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ये हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें ऑर्बिटल की डेफिनेशन मिलती है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी क्या करना पड़ेगा, साई के साथ आपको साई का बहुलक लेना पड़ेगा, आपको मोड ऑफ साई करना पड़ेगा, प्लस आपको साई स्क्वायर करनी पड़ेगी। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, एक गणितीय रूप है। जैसे ही मैं इसकी स्क्वायर करूंगा, इसका मोड करूंगा, इसको बोलते हैं मोड करना, यानी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, यानी बहुलक, इसका बहुलक करना। जैसे ही मैं ही इसका बहुलक करूंगा, इसको मोड निकालूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगी, संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना निकल के आ जाएगी। बच्चों आपको एक बात बता दूं कि बोहर, एक मॉडल था बोहर मॉडल, और अब एक मॉडल है क्वांटम मॉडल, जो कि काफी मॉडर्न मॉडल है। दोनों मॉडल जो बताते हैं ना, ये बोहर मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है, ये एग्जैक्ट पोजीशन की इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां मिलेगा, लेकिन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के चांस है यहां मिलने के, इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता है मिलने की, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है मिलने की, पक्का नहीं है, ये कहता है एग्जैक्ट है। तो ये बोहर मॉडल और क्वांटम मॉडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कहता है कि चांस है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस होंगे वही ऑर्बिटल होगा, ये कहता है एग्जैक्ट मिलेगा वही ऑर्बिटल होगा, जबकि बोहर मॉडल बाद में फेल हो गया था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, मैं बेसिक बात करवा रहा हूं। उसके बाद आप उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो ये एक्चुअल में फाई का मतलब था, समझे बात को, ये वेव फंक्शन का मतलब था। तो वेव फंक्शन मैं कहना क्या चाहता हूं कि थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा हूं मैं कि वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वेव फंक्शन भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ एसोसिएट होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ एसोसिएट होता है, और उसका काउंटर डायग्राम बना करके इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ लिए, उसकी पोस्टुलेशन में कर लिए। आगे हम 4th पॉइंट करने जा रहे हैं बच्चों। 4th पॉइंट करने जा रहे हैं। 4th पॉइंट क्या बनता है, 4th पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या बनता है 4th पॉइंट के साथ कि ऑल क्वांटम नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के साथ, ऑल
क्वांटम फोर्थ, जो मैं फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं पोस्टुलेशन का या अभिधारणा का, फोर्थ, ऑल क्वांटम नंबर्स associate each wave function। बच्चों अब यहां से यहां पर मैं बार बार वेव फंक्शन का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कहता है कि ऑल क्वांटम नंबर्स या सभी क्वांटम संख्याएं जो होती है ना, वो तरंग, किसी आणविक कक्षक के तरंग फलन के साथ जुड़ी होंगी। ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी ऑल क्वांटम नंबर मतलब n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुडाल क्वांटम नंबर, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। ये एक तो होता है, नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुडाल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, और एक होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होती है स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारी की सारी क्वांटम नंबर्स एसोसिएट होंगी किसके साथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के साथ। सर ये बात समझ में नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको पता है ये एक प्रकार का क्या है, 4s1 क्या है, एक प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसको कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे बनाऊंगा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अगर मुझे चारों क्वांटम संख्याएं बतानी हो 4s ऑर्बिटल के लिए, यानी 4s परमाणविक कक्षक के लिए मुझे चारों क्वांटम संख्याएं बतानी हो, तो कैसे बताऊंगा। मुझे पता है कि जो इसके आगे लगा होता है ये होती है इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, n = 4, और ये s है। आपको पता है कि l के जो मान होते हैं, l = 0 होगा तो वो s ऑर्बिटल होगा, अगर l = 1 होगा तो वो p सबशेल होगा, p उपकोष होगा, अगर l की वैल्यू 2 होगी तो उसका मतलब वो d उपकोष होगा, d सबशेल होगा। तो यहां पर l की वैल्यू क्या आ गई, यानी एजीमुडाल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या आएगी, 0, है ना। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0 आएगी, यहां 0 होती है इसकी वैल्यू। अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करूं, तो ये जो है ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी इसकी वैल्यू आएगी +½ जिस तरीके से हम इस परमाणविक कक्षक की, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की चारों क्वांटम संख्याएं बता पा रहे हैं, ये चारों क्वांटम संख्याएं इससे जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ भी ये चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं n, l, m, s एसोसिएट होती है। ये 4 बातें हमने कवर अप की, ये 4 पोस्टुलेशन, 4 अभिधारणाएं तुम्हें समझ में आई बच्चों? जल्दी बोलो चैट सेक्शन के अंदर। मैं सोच रहा हूं आज आपको इतना ही करवाऊं। ये हमने क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज की बेसिक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उसके पोस्टुलेशन पढ़ रहे हैं, उसकी अभिधारणाएं पढ़ रहे हैं, क्या क्या अभिधारणाएं आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, वो बातें डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। बच्चों जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर आपको ये वाली बातें सब समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश। आपको ये वाली बात समझ में आई? मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं बच्चों। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये कम से कम 8-9 लेक्चर के अंदर ये सारी बातें हो जाएगी कंप्लीट। अपने मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों।